नमस्ते, गुड्डू एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं नोवा हूँ। कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी लॉन्ग ट्रेलिस नामक राज्य के राजा और रानी के आसपास घूमती है। शुरुआत में तो वे खुश लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि रानी एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती। रानी हमेशा उदास रहती है। राजा उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं और कई डॉक्टरों और चिकित्सकों को बुलाते हैं, लेकिन कोई भी बीमारी का पता नहीं लगा पाता। एक दिन रानी एक गर्भवती सर्कस कलाकार को देखकर ईर्ष्या करती हैं और अपने कमरे में तोड़फोड़ करना शुरू कर देती हैं। राजा ये देखकर रानी की समस्या को सुलझाने की कसम खाते हैं। रात को एक रहस्यमय जादूगर महल में आता है और दावा करता है कि वो रानी की गर्भावस्था की समस्या को हल कर सकता है। वो कहता है कि रानी माँ बन सकती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि राजा अपनी रानी के लिए कितनी दूर जाने को तैयार है। राजा आखिरी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। जादूगर बताता है कि राजा को एक समुद्री राक्षस को पकड़ना होगा, जिसका दिल रानी की बीमारी का इलाज करेगा। फिर एक शुद्ध और अविवाहित महिला उसे तैयार करेगी, जिसे रानी खाएगी। जादूगर आश्वासन देता है कि इस तरह रानी गर्भवती हो जाएगी। राजा तुरंत समुद्री राक्षस का शिकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। अगले दिन राजा अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। उन्हें एक नदी में सोते हुए राक्षस मिलता है। राजा उस पर हमला करते हैं और उसे मारने में सफल हो जाते हैं, लेकिन इस संघर्ष में वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। चोटों के कारण राजा दम तोड़ देते हैं, लेकिन मरने से पहले वे राक्षस का दिल निकाल लेते हैं। रानी महल लौट आती हैं और दिल को कपड़े से ढक देती हैं। बाद में महल में एक अविवाहित और शुद्ध नौकरानी को दिल तैयार करने का काम सौंपा जाता है। खाना बनाते समय उसे अजीब संवेदनाएं होती हैं और वो अचानक गर्भवती हो जाती है। जल्द ही रानी भी दिल खा लेती हैं और अंततः वो भी गर्भवती हो जाती है। अगले दृश्य में नौकरानी और रानी एक ही समय में बच्चों को जन्म देती हैं। दोनों लड़के एक ही उम्र के लगते हैं। रानी के बेटे का नाम एलियास है, जबकि नौकरानी के बेटे का नाम जोना है। कहानी 16 साल आगे बढ़ जाती है और बच्चे अब वयस्क हो चुके हैं। रानी अपने बेटे एलियास के साथ खुशहाल जीवन जी रही हैं। हालांकि दोनों बच्चे जो एक ही दिन पैदा हुए थे और जुड़वा लगते हैं, सामान्य बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उनके सफेद बालों का रंग समुद्री राक्षस का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी दोस्ती बहुत गहरी है और वे एक दूसरे के बहुत करीब हैं। रानी को उनकी दोस्ती नापसंद है। वो अपने बेटे को बताती हैं कि एक राजकुमार के रूप में उसे नौकरानी के बेटे जोना से दोस्ती करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद एलियास अपनी माँ की बात नहीं मानता और जोना से मिलता रहता है। बाद में हमें ये भी पता चलता है कि बच्चे अनोखे तरीके से पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। अगले दृश्य में रानी अपनी नौकरानी को धमकी देती है कि अगर वो अपने बेटे को एलियस से मिलने से नहीं रोकती तो उसे और उसके बच्चे को देश से निकाल दिया जाएगा। फिर भी दोनों लड़के बेपरवाह लगते हैं और नियमित रूप से मिलते हैं। एक दिन वे हद पार कर देते हैं जब जोना एलियास के कपड़े पहनकर रानी के पास जाता है। जब रानी को सच्चाई का पता चलता है तो वो जोना को राज्य से निर्वासित करने का फैसला करती है। एलियास उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। जोना फिर अपनी चाकू से एक पेड़ काटता है और वहां से पानी बहने लगता है। वो एलियस से कहता है कि जब तक पानी साफ है उसे पता होना चाहिए कि वो जीवित है, और जैसे ही ये लाल हो जाए उसे समझना चाहिए कि जोना का जीवन खतरे में है। इतना कहकर वो चला जाता है। एलियस ये देखने के लिए नियमित रूप से पानी की जांच करता है कि क्या ये लाल हो गया है। एक दिन पानी लाल हो जाता है और उसे पता चलता है कि कुछ गलत है। जोना को खोजने के लिए वो अपनी माँ को बताए बिना राज्य छोड़ देता है। एक लंबी खोज के बाद एलियस आखिरकार जोना के घर पहुंचता है। उसे पता चलता है कि जोना ने एक युवा महिला से शादी कर ली है। वहाँ के लोग उसे जोना के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि उनके चेहरे की विशेषताएं एक जैसी हैं। फिर उसे पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल गया था और तब से नहीं लौटा है। एलियस फिर जोना की तलाश में निकल जाता है, जबकि रानी उसके बारे में और चिंतित हो जाती है। कोई विकल्प न होने पर वो फिर से जादूगर के पास जाती है, लेकिन वो वही बात पूछता है कि अगर वो अपने बच्चे को वापस चाहती है तो उसे जीवन का बलिदान देना होगा। रानी तुरंत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। कहीं और जोना एक गुफा के अंदर घायल देखा जाता है। एक उड़ने वाला प्राणी फिर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। उसकी चीख सुनकर एलियास जोना का पता लगाता है और अपनी तलवार से प्राणी को मार देता है। हालांकि एलियास इस बात से अनजान है कि वो प्राणी उसकी अपनी माँ है, लेकिन यही तय हुआ था, माइनस जीवन के बदले जीवन। पहली कहानी के अंतिम दृश्य में एलियास राज्य के सिंहासन पर बैठता है और कहानी समाप्त हो जाती है। दूसरी कहानी वासना से भरा राजा और 2 बहनें। इसके बाद हमें दूसरी कहानी दिखाई जाती है, जो एक राजा और 2 बुजुर्ग महिलाओं इमा और डोरा के आसपास केंद्रित है। राजा एक बेहद वासना से भरा व्यक्ति है, जो हमेशा महिलाओं से घिरा रहता है। वो हर समय भारी शराब पीता है और अभी तक अपनी रानी का पता नहीं लगा पाया है। उसके पास इतनी शक्ति और धन है कि वो जिससे चाहे शादी कर सकता है। बाद में हमें महल के आसपास रहने वाली 2 बुजुर्ग बहनों से मिलवाया जाता है। उनमें से एक का नाम डोरा है और दूसरी का नाम इमा है।
डोरा एक धूर्त और स्वार्थी महिला है, जबकि इमा सीधी सादी है। वे मुश्किल से ही अपने घर से निकलती हैं और अविवाहित भी हैं। यह निश्चित है कि वे वहीं अकेली मर जाएंगी, फिर भी उनकी आवाजें अविश्वसनीय रूप से सुखद और युवा लगती हैं। एक सुबह राजा डोरा को गाते हुए सुनते हैं और तुरंत उसकी आवाज पर मोहित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वो उससे मिलने का फैसला करते हैं। जल्द ही राजा उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं ताकि उस महिला की एक झलक मिल सके। अपने मन में वो सोचते हैं कि डोरा युवा और सुंदर है। जब वो दरवाजा खटखटाते हैं तो बहनें घबरा जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर राजा को उनके रूप का पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद वे अंततः एक योजना बनाते हैं और डोरा राजा से 1 सप्ताह बाद वापस आने का अनुरोध करती है ताकि वो अधिक सहज हो सके। अगले दृश्य में बहनें अपनी उंगलियों को युवा और सुंदर बनाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। डोरा अपनी उंगलियों को जड़ी बूटियों से ढकती है, लेकिन वे अभी भी एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरह दिखती हैं। लेकिन दूसरी ओर इमा ने अपनी उंगली को कई दिनों तक अपने मुंह में रखा था और परिणाम स्वरूप वो काफी अच्छी और युवा दिख रही है। आज 1 सप्ताह बीत चुका है और ये राजा के आने का दिन है। जब राजा वहां पहुंचते हैं तो डोरा अपनी उंगली की बजाय इमा की उंगली दिखाती है। अब राजा अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं और मानते हैं कि उन्हें अपने जीवन का प्यार मिल गया है। हालांकि बहनें और चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि अगर राजा को उनकी सच्चाई का पता चला तो वो शायद उन्हें मार डालेंगे। बहुत सोचने के बाद डोरा एक शर्त रखती है। वो राजा के साथ केवल तभी सोएगी जब पूरी तरह से अंधेरा होगा, और राजा सहमत हो जाता है। अगले दृश्य में इमा डोरा के शरीर को गोंद से कसना शुरू कर देती है ताकि ये एक युवा लड़की के शरीर जैसा महसूस हो। आधी रात को मंदिर से एक गार्ड डोरा को लेने आता है। महल में अंधेरा होने के दौरान राजा डोरा के साथ सोता है, लेकिन सुबह उसे पता चलता है कि उसने एक बूढ़ी और बदसूरत महिला के साथ रात बिताई थी। गुस्से में वो अपने गार्डों को डोरा को खिड़की से बाहर फेंकने का आदेश देता है। सौभाग्य से वो गिरने से बच जाती है। जंगल में डोरा जादू का गवाह बनती है, क्योंकि एक चुड़ैल वहां आती है और उसे अपनी शक्तियों से एक सुंदर युवा महिला में बदल देती है जिसके लंबे बाल हैं। अगले दिन राजा शिकार के लिए जंगल जाते हैं और पहली नजर में युवा डोरा के प्यार में पड़ जाते हैं। वो उसे अपने महल ले आते हैं और उसे रानी बनाने का फैसला करते हैं। डोरा को नहीं पता कि वो एक युवा लड़की में कैसे बदल गई, लेकिन उसे अपनी बहन इमा याद है। वो इमा को अपनी शादी में आमंत्रित करती है, जो अभी भी अपनी नई उपस्थिति पर अविश्वास में है। जब इमा पूछती है कि वो युवा कैसे हो गई, तो डोरा व्यंग्यात्मक रूप से जवाब देती है कि उसने अपनी पुरानी त्वचा उतार दी। हालांकि इमा इसे सच मानती है और अपनी पुरानी त्वचा उतारने के लिए एक लोहार के पास जाती है, जिसके बदले में उसे एक हार मिलता है। लोहार इमा से भी ज्यादा बेवकूफ लगता है। वो उसे जंगल में ले जाता है, उसे एक पेड़ से बांध देता है और उसकी सारी त्वचा हटा देता है। अगले दृश्य में इमा नाजुक अवस्था में महल लौटती है और जल्द ही मर जाती है। कहीं और वो जादू जिसने डोरा को एक युवा लड़की में बदल दिया था, ज्यादा समय तक नहीं रहता। उसकी त्वचा झुर्रीदार होने लगती है और वो बूढ़ी होने लगती है। जब उसे पता चलता है कि वो बूढ़ी हो रही है तो वो महल से भाग जाती है। कहानी एक दुखद नोट पर समाप्त होती है, क्योंकि डोरा पूरी तरह से अपने पुराने रूप में बदल जाती है। तीसरी कहानी, राजा, विशाल परजीवी और ओग्रे। इसके बाद हमें तीसरी कहानी दिखाई जाती है, जो एक राजा के बारे में भी है। राजा का स्वभाव अजीब है, क्योंकि उसकी रानी बहुत पहले मर चुकी थी। उसकी एक अविवाहित बेटी है जिसका नाम वायलेट है, जिससे उसने कभी सच में प्यार नहीं किया। एक दिन राजा को अपने हाथ पर एक परजीवी कीट दिखाई देता है जो उसका खून चूस रहा होता है। उसे भगाने के बजाय अजीब राजा उसे खुद पर ही खिलाने देता है। बाद में वो परजीवी को एक कांच के बक्से में रखता है और उसे हर दिन अपना खून पिलाने देता है। समय बीतने के साथ कीट बहुत बड़ा हो जाता है। दूसरी ओर वायलेट, जो एक सुंदर युवा महिला बन गई है, हमेशा एक राजकुमार का सपना देखती है। हालांकि गैर जिम्मेदार राजा को उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपने परजीवी पालतू जानवर में व्यस्त रहता है। दुर्भाग्य से एक दिन परजीवी बीमार पड़ जाता है और मर जाता है। इससे राजा बहुत दुखी होता है, इसलिए वो उसकी त्वचा उतार देता है और अपनी बेटी से कहता है कि अब उसके लिए एक पति खोजने का समय आ गया है। वो कहता है कि वो एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है और जो कोई भी इसे जीतेगा उसे उससे शादी करने को मिलेगा। ये सुनकर वायलेट खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी उदास भी होती है, क्योंकि वो अपना पति खुद खोजना चाहती थी। इसके बावजूद वो राजा के फैसले से सहमत हो जाती है। जल्द ही राज्य भर में प्रतियोगिता के बारे में घोषणाएं की जाती हैं। राजा अपने महल में परजीवी की त्वचा प्रदर्शित करते हैं और घोषणा करते हैं कि जो कोई भी कीट का नाम बता पाएगा वो जीतेगा। कई लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो कीट कभी इतना बड़ा और बूढ़ा नहीं हुआ था। तभी महल में एक अजीब दिखने वाला ओग्रे आता है। वो भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है और राजा हिचकिचाते हुए उसे अनुमति देते हैं। ओग्रे फिर त्वचा को सूंघता है और सही जवाब बताता है। ये सुनकर एक निराश वायलेट छत पर भाग जाती है और खुद को मारने की कोशिश करती है। हालांकि राजा उसे ये कहकर शांत करते हैं कि वो अपना वादा नहीं तोड़ सकते। कोई और विकल्प न होने पर वायलेट अंततः सहमत हो जाती है।
अगले दृश्य में उग्रे वायलेट को पहाड़ों में बहुत दूर ले जाता है, जहां वो कई दिनों तक रोती है। एक दिन जब वो शिकार करने जाता है तो वो पास के पहाड़ पर एक और महिला को देखती है। वो मदद के लिए भीख मांगती है और उसे पूरी स्थिति बताती है। महिला भी उससे सहानुभूति रखती है और अगले दिन मदद के लिए आने का वादा करती है। अगले दिन महिला अपने परिवार के साथ वायलेट को बचाने के लिए वहां पहुंचती है। जब वे पार कर रहे होते हैं तो उग्रे आ जाता है, लेकिन वे सफलतापूर्वक रस्सी काटने में कामयाब हो जाते हैं और वो गिर जाता है। कुछ समय बाद उग्रे परिवार को ढूंढ लेता है और उन्हें एक एक करके खत्म कर देता है। फिर वो वायलेट का पीछा एक गुफा में करता है और उसे गले लगाना शुरू कर देता है। वायलेट भी परवाह करने का नाटक करती है, लेकिन जिस पल वो विचलित होता है वो उसे चाकू से खत्म कर देती है। अगले दृश्य में वायलेट उग्रे के कटे हुए सिर के साथ महल लौटती है और उसे सभी के बगल में रखती है। फिर वो कहती है, ये वही पति है जिसे तुमने चुना था, और रोना शुरू कर देती है। राजा भी इस दृश्य से तबाह हो जाते हैं और घुटनों पर गिर जाते हैं। अंतिम दृश्य में वायलेट राज्य की रानी बन जाती है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।